आईवीएफ एक अच्छी प्रक्रिया है। लोग सोचते हैं कि भाई हमको आईवीएफ नहीं कराना है, हमको सरोगेसी नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है? ये सब बहुत सामान्य प्रक्रिया है। आप दवा दो, उसमें अंडा बनाओ, जितने अंडे मिल सकते हैं उसको करके आप फर्टिलाइज़ करो। नहीं तो आप यूँ ही करते जाओगे तो जो बचा खुचा टाइम है, बचे खुचे अंडे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए समय रहते आईवीएफ कराना चाहिए। ये नहीं कि मतलब वो लास्ट ऑप्शन है, किसी किसी के लिए वो फर्स्ट ऑप्शन है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार पांडे उत्तम सवेरा पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार और एक क्रम से बातचीत कर रहे हैं शहर के जाने माने चिकित्सकों से, तमाम चिकित्सकीय मुद्दों पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या भ्रांतियां हैं, प्रमुख रोगों का निदान क्या है, क्या फैसिलिटीज़ है। तो आज इस क्रम में हमारे साथ हैं वाराणसी की ख्याति लब्ध चिकित्सक, जो महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, शहर की जानी मानी चिकित्सक हैं और लगभग 30 सालों से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। तमाम उन्होंने गंभीर बीमारियों से लेकर तमाम रोगों का उन्होंने इलाज किया है। आज हम मौजूद हैं उन्हीं के हॉस्पिटल में, सिगरा क्षेत्र में हॉस्पिटल में, डॉक्टर नीलम ओरी के हॉस्पिटल में। और मैम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैम, आपके एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है, तो एक जो समस्या आती है कि बांझपन की समस्या, तो आज इतना देश तरक्की कर चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं ना कहीं स्त्री को ही दोष देते हैं। तो क्या ये बांझपन क्या है? ये तो देखिए, बहुत ही हम लोगों के लिए, ये हमारे समाज के लिए अच्छी बात नहीं है कि हमेशा स्त्री को दोष दिया जाता है, जबकि इसमें स्त्री और पुरुष की बराबर की भागीदारी होती है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 30% स्त्री, 30% पुरुष, और बाकी जो 40% होते हैं उसमें स्त्री पुरुष दोनों का, इसका मतलब 50-50%। लेकिन आप जैसा कि आपने कहा, हमेशा स्त्री को ही इसका जिम्मेदार माना जाता है। जैसे बांझपन क्या है? देखिए, अगर स्त्री और पुरुष दोनों बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि वो कोई गर्भ निरोध वाली चीज़ नहीं यूज़ कर रहे हैं और 1 साल से वो चाहते हैं कि हमको बच्चा हो, तो नहीं हो रहा है, तो उसको वो बांझपन की श्रेणी में आता है। और अगर स्त्री की उम्र 35 साल है तो उसको 6 महीने में ही उसको मानना चाहिए कि भाई उसको बच्चा आने में परेशानी हो रही है। बांझपन एक ना बहुत ही जैसे स्ट्रिक्ट टर्म है, आप उसको बांझपन नहीं कह सकते हो। उसको आप कहोगे कि भाई उसको बच्चा आने में दिक्कत है, तो 1 साल अगर हो गया बिना किसी गर्भ निरोधक प्रक्रिया के सहवास करते हुए और कपल को बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर वो भी जो कि बांझपन विशेषज्ञ है, और अगर महिला की उम्र 35 से ऊपर है तो उसको 6 महीने बाद ही सलाह लेनी चाहिए। अच्छा मैम, जैसे कि क्या बांझपन की जो बीमारी है, क्या इसका इलाज से फिर उसको बच्चा हो सकता है? ये संभव है, इलाज इसका संभव है? बांझपन जो है ना, ये बहुत ब्रॉड टर्म है। तो आप जो कह रहे हैं कि इसका इलाज हो सकता है, क्या संभव है क्या, तो अगर इसको हम कैटेगराइज करें ना कि भाई परेशानी क्या है, सबसे पहले तो आपको परेशानी ढूंढनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा, स्त्री का आपको क्लिनिकल चेकअप पहले करना पड़ेगा, फिर उसके टेस्ट करने पड़ेंगे, हार्मोन्स के क्या टेस्ट हैं, फिर उसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा कि भाई उसके स्ट्रक्चर यानी बनावट में कोई परेशानी तो नहीं है, या उसके फंक्शन में या हार्मोन्स में कोई परेशानी तो नहीं है, पुरुष का स्पर्म कैसा है, उसके जो शुक्राणु हैं उसके चलने की गति कैसी है। तो जब आप पूरा जांच करोगे तब आपको पता चलेगा कि असल में प्रॉब्लम कहाँ पर है। आप, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि कैंसर जैसी कि भाई इसका इलाज, पहले तो आप जांच करो ना। कभी कभी देखिए, आजकल के टाइम में ऐसा होता है कि मेट्रोज़ में, जो बड़े शहर में, आदमी अपना काम पे गया, औरत अपने काम पे गई, रात के थके मादे आए, पता चला उन लोग का आपस में सहवास ही नहीं हो रहा है और उससे बच्चा नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, या तो एंग्जाइटी है, टेंशन है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, तो इसकी वजह से जो शरीर पे क्षमता पे असर पड़ रहा है, अंडे की क्वालिटी पे असर पड़ रहा है, स्पर्म की क्वालिटी पे असर पड़ रहा है, तो उसकी वजह से बच्चा नहीं आ रहा है। तो उसको बीमारी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कि भाई वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मोटापा इतना ज़्यादा हो रहा है, कोई एकदम खा नहीं रहा है, पतला हो गया है, कोई इतना खा गया है कि खा रहा है कि मोटा हो जा रहा है, तो उससे हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो कई बार तो सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये बांझपन। तो बांझपन कोई ऐसा बड़ा रोग
नहीं आप कह सकते। कभी कभी बड़ा रोग हो जाता है कि बच्चेदानी का मांस खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि उसके में बच्चा आ नहीं सकता, तो फिर उसको सरोगेसी की ज़रूरत पड़ती है। उसका ट्यूबरकुलोसिस या इन्फेक्शन की वजह से ख़राब हो गया तो उसको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। उसके स्पर्म्स के चलने में कमी है, उसका अंडा ठीक से नहीं बन रहा है, तो उसको आईयूआई एक प्रक्रिया होती है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, तो उसको कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से सबसे पहले तो हमको कारण जानना पड़ता है, फिर अकॉर्डिंगली उसका इलाज करना होता है। अच्छा मैम, सरोगेसी की जो एक टेक्निक आई है तो उसको लेके कई महिलाएं डरती भी हैं, क्या ये कितना मुफीद है, कितना सिक्योर है, इसके बारे में थोड़ा। देखिए अभी जो है हम लोग का ये एआरटी और सरोगेसी लॉ सरकार ने बना दिया है, जो कि 25 जनवरी से लागू हो गया है। अब उसका जैसे पीसीपीएनडीटी के वो सब जोनल अधिकारी होते हैं, जैसे सीएमओ डीएम, वैसे इसके भी सब अधिकारी होंगे। तो अब जो सरोगेसी, पहले कॉमर्शियल सरोगेसी होता था कि आपने किसी को पैसा दे करके वो सरोगेट बना दिया, तो वो अब नहीं, अब वो एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी वो लोग कहते हैं कि भाई कोई विलिंग औरत है जो आपके लिए सरोगेट बनने को तैयार है। सरोगेट आप समझे, इसका मतलब है जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि किसी के बच्चेदानी का मांस बहुत ख़राब हो गया है, वो उसमें बच्चा नहीं रख सकती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जन्म से ही किसी के पास बच्चेदानी नहीं है, या बच्चेदानी में बहुत सा ट्यूमर है या कुछ है, वो बच्चा नहीं रख सकती, या उसको बहुत सीवियर डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, वो बच्चा नहीं रख सकती। तो अगर वो बच्चेदानी में अपना बच्चा नहीं रख सकती है तो उसका अंडा लिया जाएगा और उसके आदमी का बीज लिया जाएगा, दोनों को मिलाया जाएगा, भ्रूण बनाया जाएगा और दूसरी औरत के बच्चेदानी में डाल दिया जाएगा, वहाँ वो बच्चा बढ़ेगा, उसको सरोगेसी कहते हैं। तो ये तो जिसको ज़रूरत होगी वो कराएगा, है ना। तो अभी तो जैसे बॉलीवुड एक्टर्स ने करा के इसको और बदनाम कर दिया, इसलिए लगता है कि गवर्नमेंट को सोचना ज़्यादा पड़ गया, लेकिन एक्चुअली जिसको ज़रूरत होती है तो उसके लिए वही रास्ता ही है। वो तो एक प्रक्रिया है ना। मैंने आपको कहा कि भाई बांझपन है तो आप पहले देखोगे कि परेशानी क्या है। अब उसका अंडा भी बन रहा है, आदमी का बीज भी ठीक है, पर उसकी बच्चेदानी में ऐसी प्रॉब्लम है कि वो बच्चा रख ही नहीं सकती है, आ ही नहीं सकता है। या तो बच्चा रुकेगा नहीं, या तो औरत को ऐसी परेशानी हो जाएगी कि उसकी जान चली जाएगी। तो उसमें सरोगेसी, बच्चा उनका है, बायोलॉजिकल चाइल्ड उनका है, और वो पर दूसरे के बच्चेदानी में पलेगा। तो इसके लिए पूरा लॉ बना हुआ है और कैसे करना है, कितने उम्र की औरत सरोगेसी करा सकती है, कितने उम्र का आदमी मतलब कपल हो तो सरोगेसी करा सकती है। इसमें सुरक्षा की दृष्टि से ये कितना मुफीद माना जाए? सुरक्षा उसमें जो सरोगेट है उसका आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है। जो वो इंटेंडिंग कपल यानी कि जिसको कराना है उसका इंश्योरेंस कराएगा, लाइफ का इंश्योरेंस। फिर वो जो बच्चा आता है वो तो आईवीएफ के द्वारा आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे एक नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल प्रेगनेंसी और डिलीवरी होती है उस तरह से होता है, तो सुरक्षित तो है ही भाई। जैसे वो अपना बच्चा पैदा करेगी वैसे वो दूसरे का बच्चा पैदा कर सकती है। मैम यहाँ वाराणसी में आपके संस्थान में ऐसी व्यवस्था है? हाँ, क्यों नहीं। सरोगेसी तो पहले तो ये तो कैसे, कितने केसेस? जो केसेस तो मैंने नहीं गिने, पर लोग आते रहते हैं, होता है। पर अब कॉमर्शियल सरोगेसी बंद है, अब एल्ट्रुइस्टिक होगी, और वो भी अब जैसे लॉ के अधीन अब जो भी होगा उस तरह से किया जाएगा। पर सरोगेसी इंडिया में अलाउड है, पर उसके कुछ लॉज हैं, मतलब कि इंडियन कपल ही होना चाहिए, फॉरेन नेशनल नहीं होना चाहिए, शादीशुदा होना चाहिए, 5 साल शादी के हो गए होने चाहिए, उसको सीएमओ से सर्टिफाइड होना चाहिए कि भाई इनको सरोगेसी की ज़रूरत है। तो इस तरह के बहुत से लॉ हैं, तो आप उसके अंतर्गत आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मैम, जैसे आज की लाइफस्टाइल में लोग जागरूक हुए हैं और बच्चों के प्रति, पहले जहाँ 7-7 बच्चे होते थे, काफ़ी ज़्यादा बच्चे होते थे, अब 1-2 बच्चे हो रहे हैं, वो भी काफ़ी अंतर पे हो रहे हैं, जैसे 7 साल 8 साल। तो क्या जो 35-36 की एज में या 38 की एज में बच्चे पैदा होते, उसमें कितनी सुरक्षा है? क्या ये सही है? ज़्यादा उम्र में क्या हो?
देखिए आजकल तो ना बहुत देर में शादी हो रही है, वो इसलिए कि औरतें लड़कियां पढ़ बहुत रही हैं, अपने करियर के लिए बहुत ही ज़्यादा वो इच्छुक हैं और प्रगतिशील हैं, गंभीर हैं, तो देर में शादी हो रही है। कई बार तो 32-33 में शादी ही हो रही है, तो उनको 34-35 में ही बच्चा होगा। कभी वो लोग करियर और बढ़ाने के चक्कर में और भी देर करती हैं। तो उसमें यह है कि जैसे औरत का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो बायोलॉजिकल घड़ी है, वो तेज़ी से टिक करती है। जो आदमी में 45 साल, जो औरत में 45 साल में जो असर आ जाएगा, वो 45 साल में आदमी में नहीं आता है। तो औरत का जो अंडा बनने का प्रक्रिया है ना, वो 35 साल के बाद कम होने लग जाता है, तो चांसेस कम होने लगते हैं। तो अब ये तो औरत तो एक तरह से ना दो धारी तलवार पे खड़ी है। भाई हमको शिक्षा भी चाहिए, हमको करियर भी चाहिए, हमको बच्चा भी देर में करना है, पर हमारा जो अंडा है वो कम हो रहा है। तो ये बड़ी परेशानी की बात है। तो वहाँ कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है। और जो आप कह रहे हैं कि 35 साल से ऊपर प्रॉब्लम होती है, तो हाँ ठीक है, किसी को डायबिटीज़ है तो बढ़ेगा, हाइपरटेंशन बढ़ेगा, है ना, और कोई परेशानी जैसे मतलब हाँ वो होगा, और बच्चा आने में भी दिक्कत होगी। हाँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अब जैसा है समय के साथ चल रहा है। लेकिन फिर भी औरतों के लिए ये एडवाइस है कि जहाँ तक हो सके 35 के अंदर बच्चा पैदा करें तो वो ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा। वैसे आजकल तो बड़े शहरों में या फॉरेन में जो मेट्रोज़ हैं, उसमें ये भी ऑप्शन है कि आप अपना अंडा निकलवा के और फ्रीज़ कर सकते हो। तो फ्रीज़ करने में तो वो कम से कम 10 साल फ्रीज़ रह सकता है। तो फ्रीज़ किया, फिर मान लीजिए उनको 5 साल के बाद लगा कि हमको बच्चा पैदा करना है, तो फिर वो संडे को लेके फिर वो IVF द्वारा ही होगा, क्योंकि अंडा तो बाहर है शरीर के, तो उसको IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा उसको निषेचित किया जाएगा, फर्टिलाइज़ किया जाएगा, फिर उनके अंदर डाला जाएगा। अच्छा मैम, आप तो बहुत सीनियर हैं डॉक्टर शहर की, तो ये जैसे कभी कभी ये हम लोग देखते हैं, पहले से देखते आ रहे हैं कि किसी किसी वुमेन को या महिला को 40 या उसके बाद अचानक से बच्चा होता है, उसके पहले हो नहीं रहता है, तो वो क्या स्थिति होती है? भाई वो अचानक कभी अंडा बन जाता है और उस समय उसको स्पर्म मिल गया तो हो सकता है बच्चा। तो इसको दैवी मतलब माना जाए? हाँ, ये वही मतलब बाय चांस हो गया। और अगर प्रॉपर उसका दवाओं के तौर पे या आपके केयर के तौर पे आपकी देख रेख में दवाएं की जाए तो कितना समय लग सकता है? अगर 40 साल में, जैसे हमने आपको बताया ना कि उसका टेस्ट करना पड़ता है कि भाई उसका अंडा बनाने की क्षमता कितनी है, उसकी गति कितनी है। फिर अगर वो 40 साल में उसकी अंडा बनाने की क्षमता घट गई है तो उसको बहुत बढ़ाया नहीं जा सकता है। जैसे कि आप 40 साल को 30 साल नहीं कर सकते हो, उसी तरह से आप हार्मोन्स को बहुत बढ़ा नहीं सकते। हाँ, उसको थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं आप, तो उसमें होता है। फिर उसके लिए IVF एक अच्छी प्रक्रिया है। लोग सोचते हैं कि भाई हमको IVF नहीं कराना है, हमको सरोगेसी नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है? ये सब बहुत सामान्य प्रक्रिया है। आप दवा दो, उसमें अंडा बनाओ, जितने अंडे मिल सकते हैं उसको करके आप फर्टिलाइज़ करो। नहीं तो आप यूँ ही करते जाओगे तो जो बचा खुचा टाइम है, बचे खुचे अंडे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए समय रहते IVF कराना चाहिए। ये नहीं कि मतलब वो लास्ट ऑप्शन है, किसी किसी के लिए वो फर्स्ट ऑप्शन है। मैम, ये मतलब महिलाओं को मानना चाहिए कि बांझपन कोई ऐसी समस्या नहीं है, अगर कंसल्ट किया जाए, अच्छे से दवा की जाए तो ये दूर हो सकता है और अच्छा सा बच्चा हो सकता है। हाँ हाँ, बांझपन कोई ऐसी समस्या नहीं है भाई, आप उसको कोई बहुत बड़ी बीमारी मत समझिए, है ना। और जैसे बांझपन वर्ड सही नहीं है, उसको संतानहीनता अगर हिंदी में कहा जाए तो, जैसे हमारे इंग्लिश में वर्ड होता है एक स्टरिलिटी होता है वर्ड, तो स्टरिलिटी का मतलब कि इसको बच्चा हो ही नहीं सकता। एक इनफर्टिलिटी वर्ड है कि भाई अभी नहीं हो पा रहा है, तो उसी तरह की चीज़ है कि भाई अभी नहीं हो पा रहा है, 1 साल के अंदर नहीं हो पाया, तो भाई हमारा टेस्ट करो कि क्यों नहीं हो पा रहा है, फिर हमको सपोर्ट दो। तो ये चीज़ है। आप वरिष्ठ चिकित्सक हैं, तो आपसे हम एक जानना चाहेंगे, दर्शक महिलाएं सुन सकती हैं कि जैसे कभी कभी उनको दिक्कत होती है तो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। जैसे किसी को समय पे माहवारी नहीं आना या और तरह की थायराइड की समस्या से घबराहट होना, हाइपरटेंशन होना, तो इन सब रोगों के लिए वो कैसे अपने को करें? देखिए, अगर मासिक समय से नहीं आ रहा है तो उसमें डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये मतलब इसको हल्के में नहीं ले सकते, हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर उसको बच्चा भी चाहिए और वो जैसे एक रिप्रोडक्टिव एज की ग्रुप की है, मतलब 19 से लेकर कि अगर मान लीजिए 40 साल तक है,
तो अगर उसको माहवारी सही नहीं आ रहा है तो उसको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि माहवारी सही टाइम पे आने का मतलब है कि आपके हार्मोन्स मोर और लेस सही हैं, ठीक है ना। पर बहुत 19 साल तक मैंने इसलिए कहा कि जब 13 साल में या 12 साल में 11 साल में मासिक आता है ना, तो शुरू में जो एक ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी यहाँ पे जो ग्लैंड्स होती हैं और ओवरी, वो एक्सिस थोड़ी सी इमैच्योर होती है। तो शुरू में छोटे छोटे बच्चों को जो मासिक आता है वो इरेगुलर हो सकता है, उसमें बहुत घबराने की बात नहीं है, लेकिन जो बाद में उसको रेगुलर हो जाना चाहिए। और इसी संदर्भ में मैं आपको बता दूं, एक PCOS की बीमारी होती है, PCOD जो पुराना टर्म था, अब PCOS उसको कहते हैं। उसमें अक्सर मासिक चढ़ चढ़ के आता है, साथ में बहुत चेहरे पे बाल या मुहासे वगैरह हो जाते हैं और शरीर अक्सर मोटा हो जाता है, अल्ट्रासाउंड में पिक्चर मिलती है उसकी। तो उसके लिए बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है और उसके लिए एक स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाने की बहुत ज़रूरत है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने कहा कि बहुत सी डिजीज़ेज़ ऐसी हैं कि जो आजकल लाइफस्टाइल पर हैं, तो बहुत जैसे ऊपर हमेशा खाते रहना, इनएक्टिव रहना, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करना, मोटापा हो जाना, ये सब शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और इससे हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत होता है, इससे ना एक विशेष साइकिल बन जाती है, मतलब चक्र बनता है कि भाई मोटापे की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, अब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से मोटापा हो रहा, तो एक ये चक्र बन जाता है और यही चलता रहता है। तो इस चक्र को तोड़ने का ही तरीका है कि भाई फिज़िकल एक्टिविटी करो, खाने में जंक फूड, बहुत मिठाई, चीनी और शुगर वाली चीज़ें, हर समय मुंह चलाते रहना, वो चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। मैम, जैसे आप इतना व्यस्त रहती हैं और काफ़ी ज़्यादा हम लोग देखते हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक देखती रहती हैं पेशेंट को, तो इसके अलावा मैम जैसे हमने सुना है कि कुछ आप कोई जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर मरीज आता है या फिर सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े कार्य करती हैं, क्या क्या करती हैं? हमारे पास ना जो मरीजों का वो है लेवल, एक कुछ तो बहुत ही पुअर आते हैं और बहुत मतलब धनाढ़ लोग भी आते हैं हमारे पास। तो मैं इस मामले में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे पास हर तबके के मरीज आते हैं। जो बहुत पुअर इसलिए आते हैं कि मैंने कम से कम 12 साल कबीर चौरा में काम किया, मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, तो मुझे लगता है कि उस समय के जो पेशेंट थे तो उनसे जो चेन बनी उसकी वजह से आते हैं। तो वो आपको ना कई बार उनसे बात करके और उनके रहन सहन देख के आपको पता चल जाता है कि ये कैसा कर सकता है, कैसा नहीं। तो देखिए, वैसे तो इलाज सबका सेम ही होता है ना, ये नहीं आप कर सकते हो कि भाई इसको ये दवा लिख दिया, उसको वो दवा लिख, दवा और ट्रीटमेंट तो सेम होता है। लेकिन मान लीजिए IVF किसी को चाहिए तो उसमें मैं काफ़ी उसका कटौती करने की कोशिश करती हूँ। और हम लोगों का एक न्यू लाइफ फाउंडेशन भी है, तो उसके तहत हम मरीजों का कुछ इलाज करते हैं। हम और डॉक्टर श्रीकांत और डॉक्टर नम्रता मिल के डिसाइड करते हैं कि इस मरीज को हम देंगे। उसके साथ हम लोग निःशुल्क होता है वो? नहीं, बहुत सब्सिडाइज्ड रेट में, कम से कम 50% में। और साथ में हम उस फाउंडेशन के तहत अपने ड्राइवर के बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने घर में जो खाना बनाता है उसके बच्चों को पढ़ाते हैं। उसके साथ ही हम लोग एकेडमिक एक्टिविटीज़ बहुत करते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, जिसमें डॉक्टर्स का अपडेशन होता है, जिससे कि वो लोग जाने कि क्या ट्रीटमेंट आजकल नया आया है, कैसे है, जिससे कि वो अपने चीज़ों को पास ऑन कर सके। हमारे यहाँ ना मेन देखिए 3 हमारे हॉस्पिटल में सुविधा सबसे बड़ी है। वैसे ये हमारा संपूर्ण स्त्री रोग और प्रसूति रोग का हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक तो यहाँ पर इनफर्टिलिटी का पूरा इलाज होता है, जैसे शुरुआती ट्रीटमेंट से लेके IVF तक और सरोगेसी तक सभी कुछ। दूसरा है कि जो हमारा हॉस्पिटल है ये स्त्री रोग एंडोस्कोपी, हिस्ट्रोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, तो उसके लिए ये मुझे लगता है कि पूर्वांचल का ही एक ऐसा हॉस्पिटल है जो कि हमारी फॉक्सी संस्था है, जिसमें करीब 37,000 गायनेकोलॉजिस्ट का स्ट्रेंथ है, तो उससे सर्टिफाइड वो है। तो यहाँ पर हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट को लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी की ट्रेनिंग भी देते हैं। और बड़े से बड़ा ट्यूमर, हर तरह का ऑपरेशन हम लोग दूरबीन के द्वारा, स्त्री रोग दूरबीन। और तीसरा हमारे यहाँ हाई रिस्क प्रेगनेंसी और अल्ट्रासाउंड, तो इसका भी हम, जैसे डॉक्टर श्रीकांत हैं तो ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर श्रीकांत औरी, तो इन्होंने लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी स्त्री रोग एंडोस्कोपी का मतलब बाहर इज़राइल, जर्मनी और यहाँ पर भी ट्रेनिंग लिया है MS गायनी करने के बाद। और जो डॉक्टर नम्रता है, इन्होंने जो ऑब्स्टेटिक अल्ट्रासाउंड है, बच्चे से संबंधित जो अल्ट्रासाउंड,
तो उसमें इन्होंने जाके ट्रेनिंग लिया है बेंगलोर और चेन्नई वगैरह। तो जैसे मैं ज़्यादा इनफर्टिलिटी देखती हूँ, वो ज़्यादा मैटरनिटी मीन्स कि बच्चे से समझ। पहले क्या था, वाराणसी के लोग लखनऊ जाते थे, दिल्ली जाते थे, अब वो ज़रूरत नहीं है जो बेहतर इलाज के लिए। तो आप जैसा बता रहे हैं तो अब तो यहाँ पे भी अवेलेबल है ऐसे इलाज। हाँ हाँ, वो और जो इलाज अवेलेबल है ना उस एट पार है, लेकिन जो वहाँ पर आपको 2 लाख और 2.5 लाख 3 लाख में मिलेगा वो आपको यहाँ पर 50,000 में मिल जाएगा। तो ये है, तमाम दिक्कतों से भी बचेंगे लोग, वहाँ बाहर जाना आना तमाम। वो दिक्कत है। और जो हमारा सेटअप है, आप कभी कैमरा लाएं, कभी देखिएगा, आप मेरा ऑपरेशन थिएटर का सेटअप देखिए, हमारे IVF लैब का सेटअप देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वो एट पार है जो मेट्रोज़ के। बाकी हम लोग तो सब उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग लिए ही हुए हैं। मैम, आप चूंकि आज हम हमारे साथ बातचीत कर रही हैं तो समय कम है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, आप महिलाओं के लिए शहर की बोलना चाहें कि अगर प्रेगनेंसी की उनको जैसे पता चलता है कि अब प्रेगनेंसी शुरू हो गई है, पता चल जाता है आपके माध्यम से, क्या क्या एहतियात बरतें, क्या क्या चीज़ें न खाएं, कैसे रहें? कि सबसे पहले तो है, जैसे उनको प्रेगनेंसी पता चले उनको डॉक्टर से संपर्क बस करना चाहिए और फोलिक एसिड खाना शुरू कर देना चाहिए। जैसे डॉक्टर से संपर्क करेंगी तो फोलिक एसिड एक विटामिन है, वो बहुत ज़रूरी होता है। और एक तुरंत ही अल्ट्रासाउंड भी कराना चाहिए कि भाई प्रेगनेंसी अपनी जगह पर है कि कहीं एक्टोपिक मतलब नस वस में तो बच्चा नहीं फंसा है। तो डॉक्टर को दिखाना, फोलिक एसिड खाना, शुरू में ही अल्ट्रासाउंड कराना। सब कहते नहीं 3 महीने पे कराना, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो शुरू में ही उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाना चाहिए। और खाने में मैं सबसे बड़ी बात ये कहूँगी कि आजकल ना बहुत खाने का ट्रेंड बहुत है। मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो औरतें आती हैं 80% ओबीज होती है। ओबीज मतलब मोटी होती है, ज़रूरत से ज़्यादा वजन होता है। तो प्रेगनेंसी हुई नहीं, अभी बच्चा इतना छोटा है या इतना छोटा है, इतना छोटा है, खाना डबल हो जाता है कि जूस भी पी लो तो मिठाई भी खा लो तो गुड़ भी खा लो तो ये भी खा लो, बस पता चलता है शुरू में ही 5 किलो वज़न बढ़ गया। जबकि पूरी प्रेगनेंसी में 9 से 11 किलो वज़न बढ़ना चाहिए, वो भी 7वें महीने ऑनवर्ड्स मोस्टली। तो पहले महीने ही 5 किलो बढ़ जाता है, फिर आगे सोचिए तो 100 किलो, 110 किलो, 120 किलो की महिलाएं या सब 80 kg से ऊपर, तो वो आगे बहुत ही भयावह होता है। तो जो आपने कहा ना क्या क्या खाएं, तो मैं उसको कह रही हूँ कि 1 के लिए खाएं, शुरू से ही 2 के लिए नहीं खाएं, देख के खाएं। भाई दूध खाएं, छेना पनीर खाएं, नॉनवेज खाती हैं तो ठीक है, अंडा खाती हैं तो ठीक है। ये नहीं कि खूब खाओ खूब खाओ खूब खाओ, वो टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। देख कर खाना चाहिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ऑफ फूड। सलाह पे जरूरत पड़े तो सलाह भी ले सकते हैं क्या खाना है क्या चाहिए। वही तो मैंने कहा कि शुरू में ही आके सलाह ले। इवन आप तो ये कॉन्सेप्ट है कि भाई आपको प्रेगनेंसी करनी है तो आप पहले ही डॉक्टर से सलाह ले लो कि आपको कोई वैक्सीन लगवानी है क्या, और आपको अपना वेट कैसे कम करना है, आपको पहले से क्या दवा शुरू कर देनी चाहिए। तो वो प्री प्रेगनेंसी एडवाइस होती है, तो आइडियल तो होता है कि आप उसको ले लें। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे गर्भवती महिला है तो उसके खान पान का 3-4 महीने में बच्चे पे क्या कितना इफेक्ट पड़ता है, वो कितना जरूरी होता है? देखिए, जो आप लोग जो जानना चाह रहे हैं हमसे, मैं उसका उल्टा बोलने वाली हूँ, जो मैं अभी बोल चुकी हूँ कि आजकल लोग ओवर फीडिंग ज़्यादा करते हैं। तो ओवर फीडिंग का मतलब है कि डबल कहते हैं कि भाई 2 के लिए खाओ, वो नहीं होना चाहिए, 1 के लिए खाओ। मेरा ये मैंने मंत्र आपको बोला कि भाई क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, आपको एक ही के लिए खाना है, पर आप है कि भाई प्रोटीन की चीज़ें खाओ, दालें खाओ, दूध पियो, अंडा खाओ अगर खाते हो तो, नॉनवेज खाओ अगर खाते हो तो, बीन्स खाओ, हरी सब्जियां खाओ, फल खाओ, ये विटामिन्स मिनरल्स के लिए है ना। और बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज़्यादा घी, ये सब नहीं करना चाहिए। जैसे पता चलता है लास्ट मोमेंट पहुँचते पहुँचते घी बहुत पिलाने लग जाते हैं, तो एकदम से शुगर और ब्लड प्रेशर उससे बढ़ जाता है कि इस चक्कर में कि नॉर्मल डिलीवरी, घी खाने से कैसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, है ना। तो जो खाने की बात आप करें तो मैं उसमें बता रही हूँ कि क्वालिटी देखें, प्रोटीन खाएं और हरी सब्जियाँ खाएं, दालें खाएं, सलाद खाएं, रोटी और चावल का अमाउंट बहुत ना बढ़ा दें। तो और टाइम से खाएं, हर 4 घंटे पे खाएं, पर ये नहीं कि अभी समोसा खा लिया तो अब मिठाई खा ली, तो अब पिज़्ज़ा खा लिया तो अब बर्गर खा लिया, उन चीज़ों से बचना चाहिए। तो
ये थी हमारे साथ शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम ओहरी जी, जो न्यू लाइफ हॉस्पिटल सिगरा की निदेशक भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने हमसे बातचीत की तमाम मुद्दों पर, और सारे मुद्दों को, सारे भ्रांतियों को उन्होंने उसका निदान भी बताया, कैसे इलाज संभव है, कैसे महिलाएं बेहतर तरीके से सुरक्षित रह सकती हैं और रोगों का इलाज संभव है। तमाम मुद्दों पर उन्होंने विस्तार से बातचीत की। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ उत्तम सवेरा के लिए, धन्यवाद।